स्टूडेंट्स देखिए, ये आज की क्लास में क्या है, हमारे पास एक सॉसर है यानी कि प्लेट जैसा, तश्तरी जैसा कुछ है, और ये कप है। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैटर इन आर सराउंडिंग क्लास 9th में हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 से पहले, मतलब पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 4 से पहले 3 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब पेज नंबर 10 निकालिए एनसीईआरटी बुक में, क्वेश्चन नंबर 4 से हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, समझाएंगे हम क्यों लेके आए हैं। बच्चों की इन्फॉर्मेशन है, अगर अभी भी आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो कमेंट सेक्शन में जो पेंड कमेंट है उसको चेक करिए। पेंड कमेंट क्या होता है सर? सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा है उसको पेंड कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस बच्चों ओपन होके आएगा। हर एक चैप्टर को मैं बहुत ही डिटेल में वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का क्लास 9 का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा बच्चों। पेंड कमेंट चेक करिए, ठीक है ना। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, देखिए पिन कमेंट आप चेक करोगे, ऊपर जो लिंक मिलेंगे वहाँ चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, नीचे जो लिंक मिलेंगे वहाँ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस वाले लिंक मिलेंगे। और एक खास बात, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सॉल्यूशन हमने यहाँ कराया हुआ है। एग्जाम्पलर क्या होती है सर? बच्चों एनसीईआरटी के साथ साथ सीबीएसई ने एक बुक लगा के रखी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, दैट इज कॉल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जरूर करें, पेन कमेंट चेक करें, सब कुछ मिलेगा। अगर आपको बच्चों कोई लिंक नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7503644171। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए तो लिंक यहाँ से सेंड कर देंगे। ये नए बच्चों के लिए बता रहे हैं, पुराने बच्चों को तो पता ही है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। ठीक है बच्चों, ये देखिए सॉसर कुछ इस तरीके का होगा, गहरी और प्लेट होगी, छोटी होगी थोड़ी सी, ठीक है ना। ये आपका कप है। अब आपने भी एहसास किया होगा कहीं देर हो रही है तो कप से निकाला और ऐसा सॉसर में डाला, ऐसा सिप कर गए। मिल्क हो, गर्म दूध हो या गर्म चाय हो, ठीक है, कप में देर लगती है, ऐसा क्यों? बच्चों ध्यान से चेक करो, अगर मैं कप में यहाँ पे लिक्विड फिल करूंगा। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या होता है? आप लोग को पता है इवेपोरेशन क्या होता है? अब जिनको नहीं पता है पहले वो देख ले कि इवेपोरेशन क्या होता है। सर इवेपोरेशन क्या होता है? बच्चों देखिए, अगर किसी लिक्विड को आप ऐसे ही छोड़ दो, लिक्विड को एक्सपोज टू एयर कर दो, यानी कि छोड़ दो ऐसा ही। देखो इसमें जैसे हमने लिक्विड मान लीजिए छोड़ दिया, तो ये एक्सपोज टू एयर है, मतलब यहाँ पे लिक्विड में ऊपर वाली जो लेयर होगी, ऊपर वाली जो सतह होगी, वो किसके कांटेक्ट में होगी? एयर के कांटेक्ट में होगी या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगी। तो इस लिक्विड को अगर आप छोड़ दोगे, छोड़ के चले जाओ, इसको 8-10 घंटे के बाद आप चेक करो, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। पहले कप यहाँ तक भरा था, अब ये यहाँ तक हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया? कहाँ चला गया लिक्विड? तो जवाब है अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। बॉयल नहीं हुआ वो, आपने उसको गर्म नहीं किया, आपने उसको हीट नहीं दी। बॉइलिंग पॉइंट मान लो इसमें वाटर मैंने भरा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बताइए? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बच्चों इसमें मैं पानी भर के गया था, टेम्परेचर यहाँ रूम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना है, यहाँ तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा या 30 डिग्री सेल्सियस होगा आजकल, ठीक है ना। अब आप आए भाई 8-10 घंटे के बाद, पानी थोड़ा सा कम हो गया, कहाँ गया वो पानी? तो जवाब है जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 होता है, 100 के नीचे टेम्परेचर अभी कितना है यार? 30 डिग्री सेल्सियस। जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही इवेपोरेट होने लगता है, यानी कि उसके वेपर्स बनने लगते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन एक बच्चों कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो ये आप पानी रख के यहाँ पे चले गए तो क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए ये वाटर है, ठीक है ना, इसमें यहाँ तक थोड़ी देर के बाद देखना आपने वाटर का ये लेवल कम हो गया, क्योंकि बच्चों ये वाटर का जो सरफेस है, यहाँ पे सरफेस से जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो निकल के कहाँ चले जा रहे हैं? एटमॉस्फेयर में। कैसे निकल के चले जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में? बच्चों वाटर के पार्टिकल्स की या जो भी लिक्विड है उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर? बच्चों एनर्जी ड्यू टू मोशन, ठीक है ना। अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो हम बोलेंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। फ्री में तो मोशन करेगा नहीं, कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेता है, मतलब समझो ना, वाटर में जब वाटर मतलब लिक्विड के फॉर्म में, तब भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कम काइनेटिक एनर्जी है। वो क्या करता है? आसपास से एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हीट एनर्जी को लेता है, और वही हीट एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। इस तरीके से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ाया हुआ आपको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या? 1/2 × mv²। m क्या होता है? मास ऑफ द पार्टिकल, v क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने का क्या मतलब है? मास तो इसका बढ़ेगा नहीं भाई, पार्टिकल का जो मास है वो है, पार्टिकल का मास थोड़ी ना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और 1/2 एक कांस्टेंट है, तो चेक करो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो इसका मतलब v बढ़ गया, यानी कि स्पीड बढ़ गई, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और स्पीड से ऐसा निकल जाता है, तो वेपर बन के निकल जाएगा। अब सिंपल शब्दों में सुनो, क्या करेगा? सरफेस पे कोई पार्टिकल होगा अगर लिक्विड का, तो वो आसपास से हीट लेगा और अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के निकल जाएगा ऐसा कहीं, बस। इसी को हम बोलते हैं कि लिक्विड किस में चेंज हो गया? वेपर्स में। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली होता है। अब ध्यान से सुनिए, जब बच्चों पार्टिकल इवेपोरेट होगा यहाँ से, ठीक है,
और गैस के फॉर्म में चले जाएंगे, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये जो पार्टिकल है ये आसपास से हीट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो आसपास क्या कर देगा, कूलिंग कर देगा, आसपास कूलिंग कर देगा। याद रखिए इवेपोरेशन, याद रखिएगा बच्चों, इवेपोरेशन की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इवेपोरेशन मींस व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। हमेशा याद रखिएगा जब भी इवेपोरेशन होगा तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, आसपास ठंडा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, एक बात बताओ बच्चों, इसने आसपास से हीट ले ली ना, आसपास से हीट ले ली, तो हीट आसपास से जब ले ली तो आसपास का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो आसपास कूल ही तो लगेगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट लगाएं सबसे पहले, प्रॉपर्टी ऑफ इवेपोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब भी इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन हमेशा किसका का क्या देता है आपको, कूलिंग देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, अब बच्चों एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि हमारे पास ये कप है, ये देखिए ये कप है और ये सॉसर है, ठीक, कप में लिक्विड रखा है, कोई गर्म दूध रखा है या चाय रखी है या गर्म पानी रखा हुआ है, ठीक है ना, और सॉसर में रखा हुआ है, बताइए किसमें इवेपोरेशन फास्टर रेट से होगा, जल्दी जल्दी इवेपोरेशन किसमें होगा, सॉसर में होगा। क्यों सर, इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एक्सपोज टू एयर। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड एक्सपोज्ड टू एयर या एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, एक्सपोज टू एयर भी लिख सकते हो आप, या एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हो आप। ये क्या बता दिया सर आपने, एक बात बताओ बच्चों, इसमें लिक्विड डालोगे तो ये पूरा एरिया होगा, इतना सारा, ये पूरा एरिया होगा, और कप में अगर आप लिक्विड डालोगे तो चेक कर लो ना, ये चेक करो, इतना ही तो एरिया होगा, इतना ही तो एरिया में है, तो इतना एरिया एक्सपोज है, एक्सपोज मतलब किधर खुला हुआ ये एरिया, हाँ एयर की तरफ या एटमॉस्फेयर की तरफ, ठीक है ना। और इसको देखो जरा, इसमें इतनी सारी, ये देखिए इतने सारे एरिया में लिक्विड है, सही है। तो बच्चों एक बात बताओ, इवेपोरेशन कौन से पार्टिकल्स का होता है, दो तरीके के आपको लिक्विड के पार्टिकल मिलेंगे, कुछ पार्टिकल तो सरफेस पे होते हैं, इनको हम सरफेस पार्टिकल्स बोलते हैं, और कुछ पार्टिकल अंदर होते हैं, इनको बल्क पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्क, अंदर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके बल्क पार्टिकल्स, ये अंदर बल्क में होंगे, और जो पार्टिकल एकदम टॉप वाली सरफेस पे होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस के पार्टिकल्स, सरफेस पार्टिकल्स। अब मुझे आप ये बताइए स्टूडेंट्स कि सरफेस के पार्टिकल इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं कि अंदर वाले, तो जवाब है अंदर से निकल के थोड़ी ना पार्टिकल चला आता है बाहर, जो सरफेस पे पार्टिकल होते हैं वही तो इवेपोरेट होंगे, सबसे ज्यादा फ्रीडम उनको ही तो है ऊपर जाने की, ऐसे, ठीक है, नीचे वाले को ऊपर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, उसको धक्का मुक्की लगाते हुए सबको आना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, ये कम एनर्जी में ही ऐसा छोड़ के बाहर अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा के निकल जाएगा। तो सरफेस वाले पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं, हमेशा याद रखिए। तो आप मुझे बताइए कि इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है सॉसर में कि कप में सरफेस एरिया ज्यादा है, बताइए, सॉसर में। तो बच्चों अगर हम आपसे ये पूछें कि किसके सरफेस पे सरफेस पार्टिकल ज्यादा होंगे, सॉसर के सरफेस पे या कप के सरफेस में, किसमें लिक्विड को रख दें, तो जवाब है सॉसर में लिक्विड को रख दीजिए, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। मोर द सरफेस एरिया मोर द पार्टिकल्स अवेलेबल, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही सारे तो पार्टिकल्स होंगे, सही है ना। तो ज्यादा इवेपोरेशन बताइए कहां पे आपको देखने को मिलेगा, सॉसर में, कोई डाउट है बताइए। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा एक्सपोज होगा वहीं पे इवेपोरेशन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब एक बात बताइए बच्चों, ज्यादा इवेपोरेशन, चाय का ज्यादा इवेपोरेशन कहां होगा, तो जवाब है सॉसर में, और जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ज्यादा कूलिंग होगी, या आसपास क्या कर देता है, कूलिंग इफेक्ट, तो हमको ठंडा लगता है, हम आराम से पी लेते हैं। कोई डाउट है बताइए। हाँ, कप में इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, कम होता है, यानी कि पर सेकंड अगर इसमें 100 पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं तो पर सेकंड इसमें 1000 पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे होंगे। चेक करो, यहाँ पे इतना कम सरफेस एरिया, यहाँ पे इतना ज्यादा सरफेस एरिया, ठीक है, चेक करो ना, कप में सिर्फ इतने पोर्शन से पार्टिकल निकल रहे हैं 100, तो इसमें यहां से भी निकल रहा है, 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 बात समझ नहीं सरफेस से। तो इवेपोरेशन किसमें ज्यादा होगा, तो जवाब है सॉसर में, ठीक है। इसलिए कूलिंग इफेक्ट आपको कहां देखने को मिलेगा ज्यादा, सॉसर में। इसलिए लोग गर्म चाय को, गर्म पानी को या गर्म दूध को ऐसा सॉसर में डाल के पीते हैं। और आपने देखा होगा गर्म चाय जब आप ऐसा सॉसर में डालते हो तो कुछ ऐसा धुएं जैसा उठता है, आपने देखा है, वो क्या होते हैं बताइए, वो वाटर के पार्टिकल्स ही तो होते हैं जो इवेपोरेट होते हैं। बोलेंगे सर चाय है तो पानी कहां से आ गया, भैया चाय पानी से तो बनती है, बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, चाय में सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, शुगर वगैरह भी होता है, मना नहीं कर रहे हैं, वो पार्टिकल थोड़ी ना उठ के ऊपर आ जाएगा, लिक्विड वाला आएगा ना, केवल वाटर के पार्टिकल्स आते हैं। अरे कोई भी पार्टिकल इवेपोरेट हो रहा हो लिक्विड का, वाटर ही होता है ऑब्वियसली, हमें क्या मतलब है, इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग होगी, सही है, बस। बाकी चीनी वीनी सब पी लोगे, अंदर चली जाएगी आपके, शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो आपको आंखों से दिखाई थोड़ी ना पड़ेंगे, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में रहते हैं, क्लास में पढ़ाया है। बहरहाल अब आइए स्टार्ट करते हैं
लिखना क्या है सर एग्जाम में, तो लिखना ये है बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, प्रॉपर्टी ऑफ इवेपोरेशन लिख दीजिएगा कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये आपको सबसे पहले लिखना है, मैंने लास्ट में लिखा, आप लोग सबसे पहले लिख दीजिएगा, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा। अब आप क्या लिखोगे, अब लिखोगे अ लिक्विड, और ये लिक्विड क्या हो सकता है जो क्वेश्चन में दिया है, हॉट टी और मिल्क, इसको ब्रैकेट में लिख देना आपको। तो अ लिक्विड मींस हॉट टी और मिल्क हैज अ लार्जर सरफेस एरिया इन सॉसर, हैज अ लार्जर सरफेस एरिया इन सॉसर देन इन अ कप। सही है, Does it evaporates faster and cools faster in a saucer than in a cup? तो इसलिए ये जो लिक्विड है ये ज़्यादा अच्छी तरीके से इवेपोरेट होगा, फास्टर रेट से इवेपोरेट होगा और फास्टर तरीके से कूल होगा। बच्चों ध्यान दें, हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा does it, it का मतलब क्या, जो हॉट लिक्विड है उसकी बात कर रहे हैं। does it evaporate, बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, it evaporates faster and लगा हुआ है, and का मतलब क्या होता है, as well as, मतलब ऐसा भी होता है जो एंड के पहले लिखा है और ऐसा भी होता है जो एंड के बाद लिखा हुआ है। एंड के पहले क्या लिखा हुआ है बताइए, इवेपोरेट्स फास्टर, एंड के बाद क्या लिखा हुआ है, कूल्स फास्टर। तो जितना तेजी से इवेपोरेट होगा उतने ही तेजी से तो कूल होगा, ठीक है, जितने तेजी से इवेपोरेट होगा उतने ही तेजी से तो कूल होगा, तो यही तो लिखा है, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर, दैट्स व्हाई कूलिंग इज फास्टर इन अ सॉसर देन इन अ कप, ठीक है। फॉर दिस रीजन वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। कोई डाउट है बच्चों बताइए, सिंपल है, ठीक है, लिख सकते हैं एग्जाम में, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर्स। बच्चों कह रहा है कि गर्मी के दिनों में आपको कौन से कपड़े पहनने चाहिए, मतलब किस मटेरियल के बने होने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो सबको पता है कॉटन के, सूती के कपड़े पहनते हैं हम लोग, सुना होगा आपने, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो कि शायद सबको पता होगी, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है। तो बच्चों जब कोई लिक्विड एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर हो जाता है, मतलब कोई किसी लिक्विड का सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो कॉन्टिन्यूसली किस में चेंज होता रहता है, वेपर पार्टिकल्स में, मतलब उसकी गैस बनती रहती है लगातार। जैसे कि अगर हम इस में वाटर रख दें इस कप में और इसको छोड़ दें और 8 से 10 घंटे के बाद आप चेक करोगे तो पहले वाटर का लेवल इतना था, अब इतना हो जाएगा। कहाँ गए वो वाटर के पार्टिकल्स, वो वाटर के पार्टिकल्स कहाँ चले गए, इवेपोरेट हो गए, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि कूलिंग इफेक्ट देता है। क्या देता है आपको, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो जब आप लिक्विड के पार्टिकल्स को ऐसे ही छोड़ दीजिए एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ऐसे ही छोड़ दो। एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर का मतलब समझते हो ना, ये लिक्विड के पार्टिकल हैं, अब ये एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर ही तो है, चेक करिए कप में पानी है मान लीजिए, और एक्सपोज टू एयर है, मतलब हमने इसके सरफेस को खुला छोड़ दिया, किसकी तरफ, एटमॉस्फेयर की तरफ। तो इसके पार्टिकल्स लगातार आसपास से हीट एब्जॉर्ब करते रहते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते रहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो कहाँ चले जाएंगे, गैसियस स्टेट में चले जाएंगे, बस भाग जाएंगे यहाँ से। तो आइए डायग्राम के थ्रू आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए मान लो बच्चों यहाँ पे ऐसा वाटर रखा हुआ है, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे इसका लेवल कम हो जाएगा, 8-10 घंटे के बाद ये देखिए लेवल कम हो गया इसका, ठीक है ना। अब यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ सरफेस से वाटर के पार्टिकल लगातार कहाँ जाते रहे, एटमॉस्फेयर में वेपर बनता रहा लगातार, ठीक है। और ऐसा होते टाइम इवेपोरेशन क्या कॉज करेगा, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, ये आसपास ठंडा कर देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। ये कैसे देता है कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि बच्चों ये जो पार्टिकल्स हैं वाटर के या लिक्विड के जो भी पार्टिकल, वो एनर्जी कहाँ से लेंगे, आसपास से हीट एनर्जी लेंगे ना, तभी तो अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, फ्री में तो चले नहीं जाएंगे ऊपर, ठीक है ना। तो आसपास से जब वो हीट ले लेंगे, जहाँ से हीट ले ली जाएगी वहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। एक तो ये बात आपको मुझे बतानी है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये बतानी है बच्चों कि क्या आपको पता है गर्मी के दिनों में आपको काफ़ी स्वेटिंग होता है, काफ़ी पसीना आता है आपको गर्मी के दिनों में, ये तो आप लोगों ने महसूस किया होगा। अब स्वेट में क्या क्या होता है बच्चों, ये स्वेट जो होता है ये सब बस आपकी नॉलेज के लिए, इसको आपको नोट नहीं करना है, नोट करना हो जिसको अपनी नॉलेज के लिए कर सकता है। तो बता दो बच्चों, जो स्वेट होता है, स्वेट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, स्वेट में जो मेनली होता है बच्चों, स्वेट का जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन मतलब स्वेट, पसीना किससे किससे मिलकर बनता है। इसमें बच्चों वाटर होता है डिफरेंट टाइप के, इसमें सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, और अमोनिया होता है इसमें, NH3 अमोनिया होता है इसमें, ठीक है ना, इस तरीके से, और शुगर होता है इसमें, ठीक है ना, एंड एटसेट्रा। तो ये देखिए स्वेट इन सारे केमिकल से मिलकर बना है, वाटर, सॉल्ट, अमोनिया, शुगर एटसेट्रा। बट इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वाटर। आपने देखा है पसीना ऐसा गीला गीला होता है पानी जैसा, लेकिन वो प्योर वाटर नहीं होता है, वो क्या होता है, एक तरीके का मिक्सचर होता है, किसका, एक तरीके का सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट का, अमोनिया का, यूरिया भी होता है उसी में, ठीक है। वाटर इसलिए तो स्मेल आती है अजीब सी, ये सारे केमिकल्स भी तो होते हैं उसमें, ठीक है ना, प्योर वाटर थोड़ी ना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों,
ये स्वेट के बारे में भी आपको समझ आ गई कि स्वेट किससे किसके मिलकर बना होता है। पसीना जो होता है आपका वाटर होता है, मेन इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा वाटर होता है, ठीक है ना। ये भी आपको पता चल गई, 2 बात पता चल गई आपको। अब देखिए जरा तीसरी बात, कॉटन, रुई देखिए आपने, रुई, कॉटन, कॉटन की क्या विशेषता होती है आपको तो वैसे पता होगा, गर्मी के दिनों में आप लोग कॉटन के कपड़े पहनते हो। तो आइए हम आपको बता रहे हैं, कॉटन बच्चों एक तरीके का नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है। ये सेलुलोज, एक प्योर सेलुलोज है, ठीक है। अब सेलुलोज क्या होता है, ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ नोट किया है, कॉटन इज अ प्योर सेलुलोज, प्योर सेलुलोज अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, ठीक है ना। पॉलीमर तो क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो बच्चों ये सेलुलोज होता है, ये एक प्योर सेलुलोज होता है, ठीक है ना। अब ये सब हम क्यों बता रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा, रुक जाइए बच्चों। ये जो सेलुलोज होता है, ठीक है, वाटर में क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। सुनिए, वाटर का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, H2O होता है। कितना होता है? H2O, ठीक है ना। थोड़ा बस देख लीजिए, अभी आपको फील आ जाएगा क्या लिखना है, मैं आपको बताऊंगा, परेशान ना हो। देखो बच्चों, ये मान लो सेलुलोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसा हमने दिखा दिया सेलुलोज के मॉलिक्यूल का, मतलब एक सेलुलोज का एक पार्टिकल है। रुई किससे मिलकर बनी? बहुत सारे सेलुलोज के पार्टिकल से, बहुत सारे सेलुलोज के मॉलिक्यूल से मिलकर कॉटन बना हुआ है। तो एक मॉलिक्यूल को हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल का इधर नेगेटिव एंड होता होगा और इधर ऐसा पॉजिटिव होता होगा इस पे। बच्चों इतना पता है आप लोग को, मैग्नेट देखा है, चुंबक कैसे चिपकाता है, देखा आपने मैग्नेट, नॉर्थ किसको चिपका लेता है? साउथ को, इतना तो पता होगा। तो ठीक इसी तरीके से प्लस किसको अट्रैक्ट कर लेता है? माइनस को, ठीक है। प्लस प्लस अगर आएगा तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस भी रिपेल करेगा, लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। चार्ज होते हैं बच्चों, समथिंग इज कॉल्ड चार्ज, ठीक है ना। तो देखिए आपने कभी देखा होगा ना भाई, देखो अपने बालों पे आप ऐसा स्केल ऐसा रब करते हो, ठीक है, उसके बाद ऐसा कागज चिपका लेते हो, उसमें पेपर के टुकड़े चिपक जाते हैं, कभी करके देखना। तो होता क्या होगा, स्केल पे नेगेटिव आ जाता है, कागज पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को चिपका लेता है, ऐसे समझो बस, ठीक। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सेलुलोज पे 2 एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव। और वाटर जो होता है, वाटर का हम आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, H2O। ये देखिए वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐसे दिखाया जाता है, H2, भाई वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या है? H2O ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन का एटम 1 ऑक्सीजन का एटम। तो बच्चों हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव साइन और ऑक्सीजन पे क्या होता है? नेगेटिव साइन। अब मुझे बताइए, ये देखिए ये रहा सेलुलोज का, दिख रहा है कैमरे में? ओ दिख ही नहीं रहा है तो कैमरे में, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, ये मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, शायद दिख रहा है। अब पूछ भी नहीं सकते, लाइव होते तो पूछ लेते। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ उसको, सुना तो होगा मैंने क्या बोला है ना। यहाँ बना देता हूँ मैं इसको, कहाँ पे बनाऊँ इसको? हाँ यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ बनाता हूँ मैं इसको। देखो बच्चों, ये एक सेलुलोज का पार्टिकल है, ठीक। रुई किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज से, है ना। ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव। और वाटर, ये देखिए H2O, 2 हाइड्रोजन होते हैं इसमें, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम। मॉलिक्यूल में पढ़ोगे, परेशान ना हो, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है, इसलिए सारी चीजें बता रहा हूं, परेशान ना हो। देखो जरा, H पे क्या होता है? प्लस, हाँ, O पे क्या होता है? माइनस। H पे होता है प्लस, हाइड्रोजन पे होता है प्लस का साइन और ऑक्सीजन पे होता है माइनस का। अब एक बात बताओ बच्चों, कॉटन के कपड़े आपने पहन लिए, कॉटन किससे मिलके बना हुआ है? सेलुलोज से, सेलुलोज के पार्टिकल से। सेलुलोज में कौन सा एंड होता है? यहाँ पे देखो ये नेगेटिव वाला एंड क्या करेगा? वाटर के प्लस वाले को खींचेगा, ठीक है ना। तो ये देखो ये माइनस वाला, ये वाटर वाले हाइड्रोजन के H प्लस वाले एंड को जब खींचता है, ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे खींच जाता है। और हम क्या बोलते हैं इस बात को? हम बोलते हैं कॉटन ने वाटर क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। कॉटन ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। अरे भाई कभी रुई लीजिए, आप रुई लीजिए और पानी में डालिए, कोई कॉटन का कपड़ा पानी में डालो, जितना कॉटन का वेट है ना उसका 25 गुना वेट वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये प्रॉपर्टी होती है कॉटन की, ठीक है, कि कॉटन कैन एब्जॉर्ब 25 टाइम्स इट्स वेट इन वाटर। इसीलिए हम बोलते हैं कॉटन इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। कॉटन इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब पसंद करता है, पानी को पसंद करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बात समझ में? क्यों एब्जॉर्ब करता है? कॉटन किससे मिलकर बना हुआ है? सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है एक तरीके का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल से कॉटन बना होता है। अब इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बच्चों नेगेटिव एंड भी होता है, पॉजिटिव एंड भी होता है। तो ये वाला नेगेटिव एंड वाटर के पॉजिटिव वाले को खींच लेता है, तो वाटर का मॉलिक्यूल खींचा जाता है ऐसे। अब कॉटन की शर्ट आपने ऐसे पहनी, ठीक। अब स्वेट निकल रहा है, स्वेट में क्या है बताइए? सॉल्ट है, अमोनिया है, शुगर, ये सब तो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनको छोड़ो। सॉल्ट, अमोनिया, शुगर, यूरिया, ये सब छोड़ो। वाटर जो होगा, वाटर का पार्टिकल जो होगा, जो लिक्विड फॉर्म में होगा, उसको ये जो कॉटन का कपड़ा पहना है, कॉटन का कपड़े में क्या है? सेलुलोज ऐसा खींच लेगा। और जैसे ही खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो वाटर कहाँ आ जाएगा बताइए? कॉटन के सर्फेस पे आ जाएगा। अब कॉटन के सर्फेस पे आ गया, ये सर्फेस एक्सपोज टू एयर है, चेक कर लीजिए, ये सरफेस एक्सपोज टू एयर है, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है। कौन सा फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा? इवेपोरेशन का। लगातार हमारी शर्ट पे जो वाटर के पार्टिकल आ रहे हैं, जिसको किसने अट्रैक्ट किया है? कॉटन के सेलुलोज ने। कॉटन ने अट्रैक्ट किया, आप ऐसे बोल सकते हैं, कॉटन ने एब्जॉर्ब करके रखा हो। खूब सारा पसीना निकलता है, लगातार क्या होता है? उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। और जब ये पूरा कपड़े पे ऐसा आ जाता है, कॉटन के कपड़े पे, तो क्या होगा बताओ? ये सारे वाटर के पार्टिकल एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है। और
इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे ही, यानी कि जहां पे आप खड़े उतनी टेम्परेचर, वैसा नहीं आपको ले आके हीटर के ऊपर रख के गर्म करना पड़ेगा बर्नर के ऊपर, ऐसा नहीं है, वहीं पे इवेपोरेशन, क्योंकि इवेपोरेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, वो हमेशा होता रहता है। जैसे ही आप लिक्विड के पार्टिकल को एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर कर देंगे, इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां से बच्चों निकल निकल के पार्टिकल ऐसा इवेपोरेट होते रहते हैं, लेकिन फ्री में थोड़ी ना इवेपोरेट हो जाएंगे, आसपास से हीट लेंगे ना, तभी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। भाई इवेपोरेशन हो रहा है तो लिक्विड किस में जा रहा है, गैस में। अब लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो लिक्विड से गैस में जाने के लिए उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ती। कहां से लाएगा ये काइनेटिक एनर्जी? तो जवाब है हमारी बॉडी के आसपास, हमारी बॉडी का जो सरफेस होता है, जो ऊपर स्किन होती है, उससे हीट क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, उससे हीट एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में है कि नहीं? और अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेगा, लेकिन निकालेगा कहां से? हीट निकाल ली इसने, हमारी बॉडी के सरफेस से हीट इसने निकाल ली। तो बॉडी का सरफेस से अगर हीट निकल गया बच्चों, जिस भी ऑब्जेक्ट से हीट बाहर निकल जाता है वो ऑब्जेक्ट ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। तो हमारी स्किन का, हमारी बॉडी से वो हीट ले रहा है लगातार हमारी बॉडी के सरफेस से, तो लगातार हमारी बॉडी का सरफेस से हीट अगर निकल रहा है तो हमारी बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ये पूरा आपका प्रोसेस है। एक बात मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्या लिखना है वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कॉटन के कपड़े पहनिए आप समर में, लेकिन लाइट कलर के भी पहनिए, हल्के रंग के कॉटन होने चाहिए। ऐसा नहीं ब्लैक कलर का कॉटन आपने पहन लिया, नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या है बच्चों, ध्यान समझिए जरा। लाइट कलर का कॉटन का कपड़ा इसलिए पहनिए, लाइट समझते हो ना, लाइट पिंक पहन लो, लाइट येलो पहन लो, व्हाइट पहन लो। बच्चों डार्क कलर जो होते हैं, डार्क कलर जो होते हैं, जैसे ये देखिए मोबाइल डार्क कलर का है, तो इसमें जब लाइट ऐसा पड़ती है ना, लाइट जब ऐसे पड़ती है, ये पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और लाइट अगर एब्जॉर्ब करेगा तो प्रॉब्लम होगा हमें, मतलब थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, आप ये अभी समझ सकते हो। बहरहाल बहुत डीप पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये कप है, कप के ऊपर लाइट पड़ रही है, ये नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, ये लाइट कलर का है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, वापस कर दे रहा है, सारी की सारी लाइट ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ये सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो आप लाइट कलर के कॉटन तो पहनिए, लेकिन लाइट कलर के पहनिए, ये हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं, उन्होंने नहीं पूछा था, ठीक है। लाइट कलर के कॉटन पहनोगे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस करोगे आप। बहरहाल आइए जरा यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एग्जाम में क्या लिखना है, ठीक है। सर क्या ये हम एग्जाम में लिखना है कॉटन के बारे में? नहीं। क्या सर हमें इवेपोरेशन के बारे में लिखना है? नहीं। ये सब समझाने के लिए क्या हमें स्वेट किससे मिलकर बनाए लिखना है? नहीं। अब हमें क्या लिखना है, ये लिखना है, वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर, ठीक है। समर के दिनों में, गर्मियों के दिनों में आप ज़्यादा स्वेट करते हो, ठीक है, ज़्यादा पसीना आता है, क्लास 11th में पढ़ाएगा, परेशान ना हो, ठीक है ना, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक तरीके का हीट इंजन है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आपको 11th में पढ़ाएंगे, छोड़ो भी। आपको इतना महसूस है ना कि ज़्यादा स्वेटिंग होती है, अब ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो ज़्यादा वाटर निकलता है स्वेट के साथ। ऑन द अदर हैंड कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ठीक है, कॉटन इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ये वाटर को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। डज इट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी से स्वेट लगातार एब्जॉर्ब क्यों एब्जॉर्ब करता है, बता दिया था, सेलुलोज से बना है तो वाटर खींच लेगा सारा, ठीक है ना। एंड एक्सपोजेस द लिक्विड टू द एटमॉस्फेयर, और ये शर्ट हमारी जो कॉटन की, इसके सरफेस पे सारे वाटर के पार्टिकल आ जाएंगे, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर हो जाएंगे। फिर क्या होगा, मेकिंग इवेपोरेशन फास्टर, ठीक है ना, मेकिंग, ये मेकिंग लिखा हुआ है, मेकिंग इवेपोरेशन फास्टर। इस तरीके से बच्चों ध्यान से चेक करो, ये शर्ट आपने पहनी हुई है ना, ये देखिए ना कितना सारा सरफेस एरिया है इसका, ये देखिए मोर द सरफेस एरिया मोर द इवेपोरेशन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि मेकिंग इवेपोरेशन फास्टर ड्यूरिंग दिस इवेपोरेशन, ड्यूरिंग दिस इवेपोरेशन मतलब इस इवेपोरेशन के दौरान, जब ये इवेपोरेशन होता रहता है तो क्या होता है, ये जो लिक्विड है ये एनर्जी कहाँ से लेता होगा, हमारी बॉडी के सरफेस से, बॉडी कूल हो जाती है, बस ये लिखा है। ड्यूरिंग दिस इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल होंगे गेन्स एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी के सरफेस से एनर्जी ले लेते हैं। अब ये कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ, यहाँ जो लिखा है गेन्स द, ये जो लिखा हुआ है क्या, पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ड्यूरिंग दिस इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये क्या मतलब है? अरे लिक्विड, जो लिक्विड होता होगा ना, शर्ट पे आता है जो लिक्विड, भैया उसका भी सरफेस होता है, लिक्विड के टॉप वाले सरफेस, बहुत सारी लेयर्स होती होंगी लिक्विड की भी, उसके टॉप वाले, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है, ठीक है। लिक्विड के टॉप वाले सरफेस से इवेपोरेशन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है क्लास में, बल्की पार्टिकल इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। बल्की पार्टिकल का क्या मतलब है सर, इसमें पानी डालो कप में, अंदर वाले जो वाटर के पार्टिकल हैं वो थोड़ी ना इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाले पार्टिकल, बल्की पार्टिकल थोड़ा ना, बहुत सरफेस वाले पार्टिसिपेट करते हैं। तो शर्ट पे जो सरफेस वाले पार्टिकल होते होंगे वाटर के, वो लिक्विड के, वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इवेपोरेशन में। और इस तरीके से मेकिंग द बॉडी कूल, हमारी बॉडी से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। कोई डाउट है बताइए? इसलिए हमें क्या पहनना चाहिए, कॉटन, और कॉटन का कलर कैसा होना चाहिए,
लाइट, हल्के कलर के पहनने चाहिए, वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि लाइट कलर के कॉटन के कपड़े कम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को मोस्टली वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी पेज नंबर 12 एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है अब हमारी बुक की, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। जिन बच्चों ने पूरी प्लेलिस्ट देखी हुई है इसकी उनको पता है, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, C/5 = F-32.9 = K-273/5। C का मतलब सेल्सियस, F का मतलब फ़ारेनहाइट और K का मतलब केल्विन। ये रिलेशन है किसके किसके बीच में, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में, ठीक है। तो जब भी आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पूछे तो इसको इसके इक्वल कर दो, यानी कि C/5 = क्या कर दो आप, F-32/9 कर दो, ठीक है। जितना भी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हो वो F की जगह आप रख दो, फ़ारेनहाइट में जो भी टेम्परेचर दिया है उसको F की जगह रख दो, C की वैल्यू निकाल लो, टेम्परेचर किस में आ जाएगा, सेल्सियस में, एंड वाइस वर्सा, इसी का उल्टा, मतलब जितना भी सेल्सियस में दिया हो वो यहाँ C की जगह रख दो, आपको F की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो ये तो हो गया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन। अगर आपको सेल्सियस का केल्विन के साथ रिलेशन करना है तो आप क्या करोगे, इसको इसके इक्वल रख दो, C/5 = K-273/5, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसको तीनों आपस में इक्वल है ना, तो इसको इसके इक्वल कर दो, C/5 = K-273/5। जब आप ऐसा कर देते हैं, ठीक है, जनरली क्लास 9th में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ये वाला कौन सा आता है, सेल्सियस और केल्विन वाला आता है। तो आप इसको देख लो, अब देखो इधर भी 5 है इधर भी 5 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो सेल्सियस = केल्विन -273। एक तो ये फॉर्मूला बन के आ जाता है, ठीक है ना। अगर हमको टेम्परेचर केल्विन में दिया हो तो यहाँ रख देंगे और हमको सेल्सियस में आ जाएगा टेम्परेचर, बस सिंपल है। इसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया जाता है, कैसे कि जब भी टेम्परेचर किस में दिया हो, केल्विन में, तो आप केल्विन में से 273 क्या करिए, माइनस करिए, तो आपको टेम्परेचर किस में मिल जाएगा, सेल्सियस में। ऐसे ही पढ़ाया जाता है, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर 273 माइनस का इधर ले जाएंगे तो इसमें जाके प्लस हो जाएगा, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K = C+273, यानी कि जब भी आपको टेम्परेचर किस में दिया हो, सेल्सियस में, तो सेल्सियस में दिया हो तो उसमें 273 अगर ऐड कर दोगे तो टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में। अभी आपको क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से चेक करिए, केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है और हमको किस में ले जाना है, सेल्सियस स्केल में, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो चेक करिए, सेल्सियस = केल्विन -273, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों सेल्सियस में निकालना है, तो सेल्सियस में टेम्परेचर कैसे आएगा, K, केल्विन में टेम्परेचर कितना दिया है 293, तो K की जगह क्या रख देंगे 293 -273, तो ये सेल्सियस में आ जाएगा आपका कितना 293 -273, 3 - 3 0, 9 - 7 कितना हो जाएगा 20, तो 20 डिग्री सेल्सियस। तो पार्ट 1 का आंसर क्या आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, कोई डाउट है। और पार्ट 2 का आंसर कितना आ जाएगा चेक करिए, C = ये पार्ट 2 का आंसर कर रहा हूँ यहाँ पर, पार्ट 2 सेल्सियस = 2 कितना आ जाएगा बताइए, K की जगह कितना रखोगे 470 -273, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस कर लीजिए 470 -273, 10 - 3 7, हाँ, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 6, 16 - 7 9, और यहाँ 3 - 2 1, 197 क्या डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट है बताइए। अब इसी का उल्टा भी कर सकते हो, मान लो कि आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया होता क्या कि भाई 20 डिग्री सेल्सियस को किस में ले जाओ, केल्विन में, ठीक है ना। तो हम ये क्या करते 273 इसमें ऐड कर देते, हाँ, तो ये वाला लगा देते, K = what, C+273, तो C की जगह क्या रखते बताओ 20 और प्लस 273, तो कितना आ जाता 293 केल्विन, तो यहाँ कितना आ जाता बताइए 293 केल्विन, ठीक है। दूसरा अब आप कर लोगे बताइए, 197 में कितना ऐड कर दोगे 273, तो आपको टेम्परेचर किस में मिल जाएगा केल्विन में, तो 470 केल्विन आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब सुनिए, कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो सर अलग अलग आ रहा है, 293 केल्विन और 20 डिग्री सेल्सियस। बच्चों बात सेम ही है। टेम्परेचर किसको बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को, कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी, उस चीज़ को हम नंबर से नापते हैं, नंबर से मेजर करते हैं। एक आए कह रहे हैं कि आज टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, हमने कहा हाँ भाई ठीक है। दूसरे लोग आए कह रहे हैं नहीं आज टेम्परेचर 293 केल्विन है। दोनों लोग सेम बात कर रहे हैं, बस यूनिट्स अलग अलग हैं इनकी, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों ये स्केल हमने मेजर करी, कोई किसी ने बोला 1 मीटर की स्केल है, कोई कह रहा नहीं 1 मीटर की नहीं 100 सेंटीमीटर की। अरे बात तो सेम है, हाँ, आप 100 सेंटीमीटर बोलो चाहे 1 मीटर बोलो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर बोलो चाहे 100 सेंटीमीटर बोलो, लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी इसकी। इसी तरीके से आज जितना गर्म है उतना ही गर्म है आज। अगर 20 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर आज का, तो आप चाहे 20 डिग्री सेल्सियस बोलिए, चाहे 293 केल्विन बोलिए, और चाहे आप उसको फ़ारेनहाइट में निकाल लीजिए, उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये है, बस इस तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। ये टेम्परेचर है, केल्विन स्केल में चेंज करना है। देखो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में ले जाना है। कैसे ले आएंगे? 273 ऐड कर दो बस, ठीक है ना। फिर भी आइए हम आपको बताते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता, बच्चों ये रिलेशन होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में, ठीक है ना। टेम्परेचर को मेजर करने के अलग अलग स्केल होते हैं, अलग अलग यूनिट्स होती हैं। आप चाहें तो टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर कर लें, चाहें तो फ़ारेनहाइट में, चाहें तो केल्विन में। तीनों में ये रिलेशन। जैसे किसी स्केल की लंबाई 1 मीटर है, किसी ने बोला नहीं भाई इस स्केल की लंबाई तो 100 सेंटीमीटर है, बात क्या है? सेम है, लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। 100 सेंटीमीटर में ही तो 1 मीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से टेम्परेचर, मान लो किसी ने बोला कि भाई आज टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, कोई कह रहा नहीं, इसमें 273 ऐड करके वो बोल रहा है कि भाई इतना केल्विन है, ठीक है ना। तो बात क्या है? दोनों की सेम है, ठीक है ना। तो देख लीजिए पहले, सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में ले जाना है आपको, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो ये वाला रिलेशन चलेगा। यानी कि आपको अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालना है तो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 करिएगा, ठीक है। यहाँ से जब भी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर पूछे, वैसे क्लास 9 में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी ठीक है, फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर दिया हो यहाँ रख दीजिएगा तो C की वैल्यू आ जाएगी। C की वैल्यू का मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर सेल्सियस में दिया हो तो C की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, सेल्सियस में जो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। एक तो ये हो गया। अगर आपको सेल्सियस और केल्विन में निकालना है, K का मतलब केल्विन, C का मतलब सेल्सियस, सेल्सियस और केल्विन में अगर रिलेशन निकालना है तो आप इसको उठा के इसके इक्वल रख दीजिए। यानी कि क्या करोगे आप? C/5 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन में क्या हो जाएगा 5। देखो 5 से 5 यहाँ कट गया, तो आपके पास क्या आ गया रिलेशन बताइए? C इज इक्वल्स टू व्हाट? K माइनस 273, ठीक है। अगर 273 को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो यहाँ से K इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 273 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो C प्लस 273। अब यही तो हमको क्लास में पढ़ाया जाता है, बोला जाता है कि अगर आपको सेल्सियस से किस में जाना है? केल्विन में, तो सेल्सियस में आप 273 ऐड कर दीजिए तो आपको टेम्परेचर इन केल्विन मिल जाएगा। एंड अगर आपको केल्विन से कहाँ जाना है? सेल्सियस में। यानी कि अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए तो यहाँ पे केल्विन में जो भी टेम्परेचर दिया उसकी वैल्यू रख दो, यानी कि केल्विन में से 273 क्या करो? माइनस कर दो, तो आपको टेम्परेचर सेल्सियस में मिल जाएगा। यही तो क्लास में पढ़ाया जाता है शॉर्ट में, ठीक है ना। अब देख लीजिए आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है, यानी कि आपको केल्विन में ले जाना है, तो केल्विन में टेम्परेचर कैसे मिलता है? चेक करो, सेल्सियस में टेम्परेचर प्लस 273, तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है? 25, तो यहाँ C की जगह कितना रख देंगे? 25 और प्लस 273। बस सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर दिया उसके 273 उसमें ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? टेम्परेचर इन केल्विन मिल जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये 298 केल्विन। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हो गया? 298 केल्विन। अब कोई 298 केल्विन बोले या 25 डिग्री सेल्सियस बोले, बात क्या है? सेम है। ठीक इसी तरीके से पार्ट 2 करिए, तो पार्ट 2 सिंपली करो, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस कितना दिया हुआ है आपको? सेल्सियस में टेम्परेचर 373 में 273 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 + 3 6, 7 + 7 14 और कैरी जाएगा 1, 2 + 1 3 + 1 6, 646 केल्विन, 646 केल्विन। 46 डिग्री अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हो, वैसे केल्विन में डिग्री विग्री नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। डिग्री मतलब बस हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को बताने के लिए डिग्री लगा देते हैं वहाँ, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कि कितना गर्म है या कितना ठंडा उसको दिखाने के लिए। ओके, जनरली डिग्री आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सेल्सियस वाली स्केल में, ठीक है ना। ओके, तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पार्ट ए, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, नेफ्थलीन की बॉल्स देखी हैं आप लोगों ने? हाँ, नेफ्थलीन की बॉल कैसे आपने देखा होगा, मम्मी जब सर्दियाँ अभी जैसे ख़त्म हो गई हैं तो रजाई या जो भी हैं आपके ब्लैंकेट्स वगैरह उसमें नेफ्थलीन की बॉल रख के, वाइट कलर की बॉल्स होती हैं, हाँ, वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब एरोमा आता है जिसमें से खुशबू आती है, स्मेल आती है एक अजीब टाइप की, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड हम उनको बोलते हैं जिसमें से एरोमा निकलता है, यानी कि जिसमें से खुशबू आती है, किसी भी तरीके की स्मेल आती है, उनको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये नेफ्थलीन बच्चों एक तरीके का एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये हमने आपकी नॉलेज के लिए बताया, उसमें से स्मेल आती है, देखा होगा ना आपने नेफ्थलीन की बॉल। अब ये नेफ्थलीन की बॉल बच्चों कपड़ों में ऐसा लपेट के रख दी जाती है। क्यों रख दी जाती है हम आपको बता रहे हैं। इसकी जो स्मेल होती है ना, इसकी जो स्मेल होती है, और अभी एक चीज़ और आपको बताएंगे, लेकिन इसकी जो स्मेल होती है इससे जो इंसेक्ट्स वगैरह, कीड़े मकोड़े ना कपड़े को हानि पहुंचा सकते हैं, कपड़े को काट सकते हैं, कोई चूहा वगैरह आ जाए कुछ भी, या कोई भी इंसेक्ट आ जाए, ठीक है ना, तो वो कपड़े को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक है। इसलिए कपड़े में ऐसा इसको लपेट के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब लेकिन होता क्या है, जब नेक्स्ट सर्दियाँ आई, आपने खोल के देखा ब्लैंकेट में, तो वो सॉलिड बॉल बहुत छोटा सा हो जाता है, साइज़ में छोटा सा हो जाता है, या तो रहता ही नहीं है वहाँ, तो कहाँ चला गया ये? तो होता क्या है बच्चों, नेफ्थलीन का सब्लिमेशन हो जाता है। सब्लिमेशन आप लोग समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, सुन लीजिए।
सब्लिमेशन हो जाता है नैफ्थलीन का। अब ये सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? देखिए बच्चों, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, जैसे देखो आइस है, बर्फ आपने देखी बच्चों, आइस को अगर आप इसको अगर टेम्परेचर मिलेगा आसपास से कहीं से, तो आइस पहले किस में चेंज होगा बच्चों? लिक्विड में, है ना, वाटर में चेंज हो जाता है। वाटर क्या होता है? लिक्विड। और उसके बाद अगर इस वाटर को फर्दर अगर आप गर्म करोगे, इसको बॉईल करोगे, तो आपको क्या मिलने लगता है? गैशियस वाटर, यानी कि स्टीम मिलने लगता है। यही बात है ना। ये सॉलिड क्यूब था आइस का, ठीक है, फिर ये क्या बना? लिक्विड बन गया, फिर क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोसेस है। तो सॉलिड से पहले क्या बना? लिक्विड। आइस क्या है आपका? सॉलिड है, फिर बना आपका लिक्विड, फिर बना आपका गैस। लेकिन बच्चों कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो सीधे सॉलिड से कहाँ चले जाते हैं? गैस में, जैसे कि नेफ्थलीन, ठीक है। नेफ्थलीन को हम शॉर्ट में NP लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। नेफ्थलीन बच्चों सीधे सॉलिड से कहाँ चला जाता है? गैशियस स्टेट में चला जाता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं नेफ्थलीन का सब्लिमेशन हो गया। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस सीधे सॉलिड स्टेट से कहाँ चला जाता है? गैशियस में, विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड। लिक्विड स्टेट ही नहीं आता है उसमें, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है सर? बच्चों एक बात बताइए, गैस कब बनता है? सोचिए, गैस तब बनता है जब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो जाए तो गैस बनने लगेगा। जब पार्टिकल बहुत दूर दूर हो जाए तो गैस बनने लगेगा। अब पार्टिकल कब दूर दूर होते हैं हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, जैसे सॉलिड है, ठीक है, ये आइस के पार्टिकल हैं, पास पास है, सही है। अब आइस के पार्टिकल्स हैं, आइस के पार्टिकल का मतलब समझ लो ना, वाटर के पार्टिकल जब बहुत पास पास होते हैं तो उसको हम आइस बोलते हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? बहुत ज़्यादा है। फिर जब ये वाटर बना तो इसमें पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे वाटर के, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। अब जब गैस बन जाएगा, चेक करिए, ये देखिए गैस बन जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ये देखिए पार्टिकल्स के बीच में। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली इधर उधर मूव करने लगता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो नेफ्थलीन होता है आपका, ठीक है ना, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर आप क्लास 12th में पढ़ोगे। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें से स्मेल आती है। तो नेफ्थलीन के जो पार्टिकल्स होते हैं, नेफ्थलीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वीक वॉन डर वॉल फोर्स से बंधे होते हैं। क्या बोल दिया सर? ये बच्चों एक तरीके का फोर्स का नाम है और कुछ नहीं। पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंट टाइप के फोर्स लगते हैं, कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक, कहीं पे आपका वॉन्डर वॉल फोर्स लगता है, कहीं लंडन डिस्पर्शन लगता है। तो ये क्लास 11 में पढ़ेंगे, वो फोर्सेस के नाम है, छोड़ो उसको। अभी के लिए बस ये देखो, नेफ्थलीन के जो पार्टिकल्स हैं, ये देखिए, ये सब नेफ्थलीन के पार्टिकल्स हैं, ठीक है बच्चों। अभी ये सॉलिड फॉर्म में है नेफ्थलीन, ठीक है। लेकिन बच्चों दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि ये वीक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़े होते हैं। वंडरवॉल फोर्स उनका नाम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम वंडरवॉल फोर्स सबसे वीक फोर्स होते हैं। लो आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों हाथ हमने लिया और ये पता है मेरे ये वाले हाथ और ये वाले हाथ के मॉलिक्यूल के बीच में पता है कौन सा बॉन्ड बन गया? कौन सा फोर्स, कौन से फोर्स से दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं? वंडरवॉल फोर्स से। बहुत वीक होता है, ये देखिए फिसल भी रहा है, इसको पकड़ के नहीं रख पा रहा है, ये देखिए फिसल रहा है। वीक वंडरवॉल फोर्स कहीं भी अचानक से बन जाएगा। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं नेफ्थलीन के, जो सॉलिड में इसके जो भाई सॉलिड ये गोली है नेफ्थलीन की, इसमें जो पार्टिकल्स हैं नेफ्थलीन के जो पार्टिकल्स हैं, उनके आपस में बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? वीक वंडरवॉल फोर्स काम कर रहा है। अब आपको फोर्स का नाम नहीं याद रखना, बस आप इतना सोच लीजिए कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है बच्चों, बहुत कम है, बहुत कम है। जैसे ही उसको आसपास से एनर्जी मिलती है, जैसे ही उसको आसपास से एनर्जी मिलती है, तुरंत सरफेस को छोड़ के जाने लगता है वो, ठीक है ना। आराम से इसके बॉन्ड तुरंत फटाफट टूट जाएंगे, मतलब इनके बीच में जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, ओवर कम हो जाएगा। आसपास से इसने एनर्जी ली और सीधे कहाँ चला गया बताइए? सीधे कहाँ चला गया? अपने वेपर बनाने लगा, यानी कि सीधे गैशियस स्टेट में चला गया। तो लिक्विड से सीधे किस में चला गया? गैशियस स्टेट में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि नेफ्थलीन का क्या हो गया? सब्लिमेशन हो गया, बस सिंपल, ठीक है। अब बताइए, कपड़े में जब आपने इसको लपेट के ऐसा रखा हुआ है, ठीक है ना, तो जब आप इसको 6-7 महीने बाद जब खोलते हो तो आपको कुछ मिलता ही नहीं पीछे, कोई रेसिड्यू, कोई अवशेष नहीं मिलता है पीछे, कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं मिलते हैं पीछे। क्यों मिलेंगे सॉलिड पार्टिकल बताओ? सारे के सारे सॉलिड तो वेपर बना दिए ना तुरंत, विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड, लिक्विड में जाए बिना। कारण क्या है? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही वीक फोर्स, जिसको वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं, से जुड़े हुए हैं। जब इतना कम फोर्स है तो जैसे ही एनर्जी मिलेगी, बेचारे खटाखट अपनी एनर्जी बढ़ाकर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे और उधर निकल जाएंगे गैशियस फॉर्म में, बस, तो सीधे सब्लिमेट हो जाएंगे। इसलिए आपको पीछे कोई भी रेसिड्यू नहीं मिलेगा, कोई भी सॉलिड पार्टिकल आपको पीछे नहीं मिलेंगे, वो दिखता ही नहीं है, वो चला गया गैसियस स्टेट में। और एक बात बताऊं, कोई बच्चा मेरे को बोला एक बार कि सर नेफ्थलीन की बॉल रखें और उसको देखें सर गैस क्यों नहीं दिखती निकलते हुए। अरे भाई, इसमें से जब पार्टिकल निकल रहे हैं, एक बात बताओ, अभी तुम यहाँ खड़े हो, क्या तुमको वाटर के पार्टिकल यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? बताओ,
तो क्या एटमॉस्फेयर में वाटर के पार्टिकल नहीं है क्या? हैं, वो बहुत माइन्यूट, बहुत छोटे होते हैं, तो कहाँ से दिखाई पड़ेंगे तुमको? काफी दूर दूर हैं वो। जब वो सारे पार्टिकल ऐसा पास पास आ जाते हैं तो लगता है हाँ भाई हाथ गीला हो गया है, तब समझ में आता है हाथ वेट हो गया, तब वो दिखना शुरू होता है। अभी वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इधर उधर है। तो सोचो ना, जब ये नेफ्थलीन की बॉल में से बच्चों ऐसा नेफ्थलीन के पार्टिकल इधर उधर जब जाते रहेंगे, गैसियस स्टेट में बहुत दूर दूर है, सारे पार्टिकल अलग अलग हैं, किसी से लेना देना नहीं है, तो एक एक पार्टिकल इधर उधर है, स्मेल तो आएगी लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कोई बच्चा मेरे को पूछा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना बच्चों, यही जो पार्टिकल वेपर के फॉर्म में निकलते हैं, इसी की वजह से ये जब निकलते हैं तो उनके पास जाते होंगे, इनका एरोमा उनको भी आता होगा, परेशान करता होगा, तो भाग जाते हैं छोड़ के वहाँ से। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये चीज़ है। बहरहाल इन्होंने हमसे क्या पूछा था, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, ठीक है ना। नेफ्थलीन की बॉल डिसअपीयर हो जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं समय के साथ साथ, विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, और कोई सॉलिड भी नहीं बचता है कह रहे हैं। तो देखिए हमने आंसर कैसे लिखा हुआ है। हमने बोला यहाँ पर, हमने सबसे पहले बोला नेफ्थलीन अंडरगो सब्लिमेशन ईजिली। हमने बता दिया नेफ्थलीन का ईजिली सब्लिमेशन हो जाता है। ईजिली सब्लिमेशन क्यों हो जाता है, ये यहाँ आपको एग्जाम में लिखना नहीं, अगर आपको लिखना हो तो लिख दीजिएगा भाई, नेफ्थलीन के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसका नाम वीक वंडर वॉल फोर्स होता है। नाम मत लिखो, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लिख दो, जिससे आराम से वो सरफेस छोड़ के निकल जाएंगे, सब्लिमेट होने लगेंगे थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर। ओके, दैट इज I.E का मतलब दैट इज द चेंज ऑफ, हम बताने जा रहे हैं उनको कि भाई हाँ सब्लिमेशन क्या होता है, ये हम आपको बता देते हैं। दैट इज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ नेफ्थलीन फ्रॉम सॉलिड टू गैस। नेफ्थलीन का सॉलिड से सीधे कहां चला जाना, गैस में, विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड, या फिर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द लिक्विड स्टेट। इंटरवेंशन मतलब बिना लिक्विड में से, बिना लिक्विड बनाए हुए, बिना लिक्विड स्टेट बनाए हुए वो सीधे सॉलिड से किसमें चलाता है, गैस में। ठीक है, तो ये लिखा। फिर 10 नेफ्थलीन बॉल्स कीप ऑन फॉर्मिंग नेफ्थलीन वेपर्स इजिली। लगातार नेफ्थलीन की बॉल्स क्या बनाने लगती हैं, नेफ्थलीन के वेपर्स बनाने लगती हैं, और ये वेपर विच डिसअपियर इनटू द एयर, ये एयर में डिसअपियर हो जाते हैं, आंखों से नहीं दिखते हैं, विद द टाइम, समय के साथ साथ ये गायब हो जाते हैं, विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, और इस तरीके से पीछे कोई सॉलिड आपको नहीं मिलेगा। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, नोट कर लीजिए। Now students, question number 3 part B, we can get the smell of perfume sitting several meters away। ठीक है ना बच्चों, ऐसा किसी ने परफ्यूम डाला, आप देखते हो कि किसी ने दूसरे रूम में, शादी वगैरह का जब माहौल होता है तो आपने देखा उधर किसी ने परफ्यूम डाला, आप दूसरे कमरे में हो या बाहर तक स्मेल आने लगती है, ऐसा क्यों है? कह रहा है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। अगर हम कुछ मीटर दूरी, 7, 8, 10 मीटर पे भी दूर पे भी होते हैं, तब भी हमको स्मेल क्यों आ जाता है परफ्यूम का, ये हमसे क्वेश्चन पूछा इन्होंने। ठीक है ना, तो देखिए ये ऑब्जर्वेशन आप डेली लाइफ में देखते हैं, और ऐसा क्यों होता है ये हम आपको बता दें। सुनिए बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि परफ्यूम का जो नेचर होता है वो वोलेटाइल नेचर होता है। कैसा होता है, वोलेटाइल। अब ये वोलेटाइल कुछ बच्चों को नहीं पता है तो हम आपको बता दें। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए कि परफ्यूम कैसे नेचर का होता है, वोलेटाइल। वोलेटाइल वो होता है बच्चों जिसके वेपर्स बहुत इजीली बन जाते हैं, जो गैसियस स्टेट में फटाफट चला जाता है, जो गैसियस स्टेट में फटाफट चला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये वोलेटाइल इन नेचर है। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा, नेल पॉलिश ऐसा छुड़ाने के लिए आपकी मम्मी या बहन घर में थिनर यूज़ करते होंगे, तो वो थिनर जो होता है ना, उसको आप ऐसा अपने पाम पे रखो और छोड़ दो, वो गायब हो जाता है। यानी कि उसका नेचर कैसा, वोलेटाइल। आप बाइक में से थोड़ा सा पेट्रोल लो, उसको ऐसा हाथ पे रखो, वो गायब हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सब वोलेटाइल इन नेचर। लेकिन बच्चों वाटर को अगर हम लें, वाटर को ऐसा हमने लिया, थोड़ा सा यहाँ पे रखा, वाटर भी गायब होगा यहाँ से, थोड़ा टाइम लगता है। यानी कि वाटर लेस वोलेटाइल है और परफ्यूम मोर वोलेटाइल है, ये ज़्यादा वोलेटाइल। जिसके वेपर फटाफट बन जाएं वो ज़्यादा वोलेटाइल कहलाता है। बात समझ में आई? और हाँ ये बच्चों, ये देखिए मेरा मोबाइल कैसा है बताओ, नॉन वोलेटाइल, इसके कभी वेपर ही नहीं बनते हैं, तो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है ना, तो व्हाट इज वोलेटाइल? वोलेटाइल मीन्स डिग्री ऑफ वेपराइजेशन। डिग्री ऑफ वेपराइजेशन यानी कि कितनी हद तक, कितना तेजी से वो इवेपोरेट हो सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कितना तेजी से वो इवेपोरेट हो सकता है, कितने तेजी से उसका वेपराइजेशन हो सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ, इसी को हम क्या बोलते हैं कि वो वोलेटाइल है। ठीक है ना, तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो जो आपका परफ्यूम है वो वोलेटाइल है, यानी कि इसका डिग्री ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, हाई होगा। परफ्यूम हैज अ हायर डिग्री ऑफ वेपराइजेशन। अब इसका हायर डिग्री ऑफ वेपराइजेशन होगा तो क्या होगा, ध्यान से चेक करिए। ये परफ्यूम हमने अपने कपड़े पे डाला, तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो फटाफट वेपर बना के कौन से स्टेट में आ जाएंगे, गैसियस स्टेट में वेपर बना देंगे। लिक्विड से कहाँ आ गए, गैसियस स्टेट में। लिक्विड से कहाँ आ गए, गैसियस स्टेट में। और आसपास से क्या लेते हैं, हीट एनर्जी ले लेते हैं। भाई अगर उसको वेपर बनाना है अपना, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी, तो आसपास की हीट एनर्जी ले लेगा ना। आप देखते हो ना, परफ्यूम अगर हम आपके यहाँ चेहरे पे डाल दें आपको ठंडा भी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी स्किन से हीट एनर्जी ले लेता है, तो आपकी स्किन ठंडी पड़ जाएगी, आपकी स्किन का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये कूलिंग इफेक्ट भी देगा, क्योंकि वेपराइजेशन हो रहा है, आप इवेपोरेशन इसको बोल सकते हैं, इवेपोरेशन हो रहा है। बहरहाल आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये देखिए
ये है, ठीक, और इसने अपने कपड़े पे ऐसा परफ्यूम डाला, ठीक। अब ये वोलेटाइल नेचर का, तो इसको ये देखिए ये क्या बनने लगे इसके, बताइए, वेपर बनने लगे। ये परफ्यूम के पार्टिकल्स अब गैशियस स्टेट में आ गए। यहाँ परफ्यूम कौन सी स्टेट में था बताइए, लिक्विड स्टेट में। इसके कपड़े पे कौन से स्टेट में था परफ्यूम, लिक्विड स्टेट में। यहाँ कैसे आ गया, ये गैशियस स्टेट में आ गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पर एयर है, ये सब क्या है, एयर है, यहाँ पे एयर है, ठीक। अब ये जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं जो गैशियस स्टेट में आ गए, इनका डिफ्यूजन होगा, इनका डिफ्यूजन होगा कहाँ, एयर में। डिफ्यूजन का मतलब है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव करेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जिधर परफ्यूम ज्यादा है उधर हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन हायर है, उसकी मात्रा ज्यादा है। परफ्यूम की मात्रा यहाँ ज्यादा है, यहाँ परफ्यूम की मात्रा कम है, तो परफ्यूम विल डिफ्यूज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये परफ्यूम के पार्टिकल ऐसा ये भागना शुरू होते हैं। और एक बात बता दूं बच्चों, जब परफ्यूम के पार्टिकल लिक्विड से कहाँ गए, गैसियस स्टेट में। आपको पता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², हाफ mv², 1/2 mv²। 1/2 तो एक कांस्टेंट है, m क्या है बताइए, मास है, मास ऑफ द पार्टिकल, और v क्या है, स्पीड या फिर वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, ये तो हमने क्लास में आपको पढ़ाया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड जो होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड जो होती है वो लेस होती है किससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस से, ठीक है ना। ये जिनको नहीं पता अपनी कॉपी में पहले नोट करें। काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड स्टेट, जो पार्टिकल्स होते हैं अगर वो सॉलिड स्टेट में, उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा लिक्विड स्टेट में, और सबसे ज़्यादा गैसियस स्टेट में। अब कुछ बच्चों को काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है, तो सुनो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हम आपको बताएं। जैसे कि कोई पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, जो धीरे धीरे मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, और जो तेजी से मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, कोई सॉलिड ऐसा रखा हुआ है क्या, इसके पार्टिकल आपको निकल के ऐसा जाते हुए नजर आ रहे हैं क्या, तो इसकी स्पीड तो काफ़ी कम है, यानी कि v की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल आप देखते हो थोड़ा बहुत इधर उधर फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये देखिए लिक्विड रखा हुआ है, इसको हमने ऐसे किया, देखो मोशन हुआ कि नहीं हुआ इसमें, एनर्जी ड्यू टू मोशन इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। बहरहाल ये तो ग्रेविटी की वजह से मोशन हुआ है, तो मैं आपको ऐसे बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, अरे भाई ये तो ग्रेविटी की वजह से हुआ, उसको छोड़ा। इसके पार्टिकल ना इधर इधर वाइब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन सबसे तेजी से कौन चलता है, गैस के पार्टिकल दूर दूर तक चले जाते हैं, उनकी स्पीड बहुत हाई होती है बच्चों, v की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हमने बोला है क्या कि जैसे कि आप मान लो आपने बच्चों आइस ले लिया, आइस क्या बताओ, सॉलिड है, आइस ले लिया, ठीक है, आइस क्या आपका सॉलिड है, हाँ। फिर वाटर क्या है आपका बताइए, लिक्विड है। और स्टीम क्या आपका, गैस। यहाँ पे भी वाटर के पार्टिकल है, बट ये सॉलिड फॉर्म में, यहाँ लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ गैसियस फॉर्म में। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है, गैस। अरे स्टीम का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, आपको पता है, हाँ, तो उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है ना, उसके पास बहुत हीट कंटेंट है, हीट की मात्रा ज़्यादा है। वही हीट किसका काम करती है, काइनेटिक एनर्जी का। बात समझ में आई कि नहीं? तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी बताइए, गैसियस स्टेट में, ये ध्यान रखिएगा। तो जब परफ्यूम लिक्विड से कहाँ चला जाता है, गैसियस स्टेट में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है। ये एनर्जी उसको कहाँ से मिली, तो जवाब है आसपास से हीट उसने एब्जॉर्ब कर ली, कपड़ों से, हमारी स्किन से उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और यही हीट एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। अब इन पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाती है और ये रैंडमली इधर उधर एयर में डिफ्यूज होकर इधर उधर भागने लगते हैं और बहुत दूर तक चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड बहुत हाई है, v की वैल्यू बच्चों बहुत हाई है, बहुत दूर तक चला जाएगा ये, ठीक है। अब जब दूर तक चला जाता है, आप वो 7-8 मीटर दूर खड़े हो, आया आपके नॉस्ट्रल तक, मतलब नाक तक, नाक में गया, ऑल्फैक्टरी सिस्टम काम करना शुरू कर दिया आपका, हाँ स्मेल आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों को अच्छी लगती, कुछ लोगों को खराब लगती, ठीक है। बहरहाल अब देखिए बच्चों, इसमें लिखना क्या है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये लिखना है कि परफ्यूम हैज़ अ हायर डिग्री ऑफ वेपराइजेशन, इतना लिखना है। ये हमने क्यों लिखा, हम बताना चाहते हैं कि परफ्यूम का नेचर कैसा है, वोलेटाइल, इसका वेपर आराम से बन जाएगा, एंड इट्स वेपर डिफ्यूज इनटू एयर इजीली, और इसके वेपर जो है एयर में इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक। एयर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है ना, उसी में डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद गैशियस पार्टिकल्स पॉसेस हाई स्पीड, हाँ भाई बहुत बढ़िया। यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, जब कपड़े पे लगा हुआ था परफ्यूम तो कौन से स्टेट में था, लिक्विड में, यहाँ चला गया तो कौन से स्टेट में हो गया, गैशियस में। और गैशियस के पार्टिकल की स्पीड कैसी होगी, हाई। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया ना कि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा क्यों हो गई, क्योंकि ध्यान से चेक करिए बच्चों, वही पार्टिकल तो यहाँ पे था लिक्विड के फॉर्म में, वही पार्टिकल यहाँ आ गया गैस के फॉर्म में, पार्टिकल का मास नहीं चेंज हुआ है, चेक कर लो, m की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगी, मास जितना भारी वो यहाँ था उतना ही भारी वो यहाँ है, लेकिन यहाँ आने से उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई है, उसको टेम्परेचर, उसको हीट मिल गई है ना, ठीक है। तो v के बढ़ने से, v का मतलब स्पीड के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, एंड वाइस वर्सा, कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। यही तो लिखा है, गैशियस पार्टिकल पॉसेस मतलब रखते हैं, धारण करते हैं, उनके पास होती है, क्या होती है, हाई स्पीड, एंड मूव वेरी रैपिडली इन
ऑल डायरेक्शन, और बहुत ही तेजी के साथ सभी दिशाओं में वो भागने लगते हैं। व्हेन परफ्यूम इज, अब बता देना आपको, व्हेन परफ्यूम इज स्प्रेड, जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हो तो इट्स पार्टिकल डिफ्यूजेस इनटू द पार्टिकल्स ऑफ एयर, इसके पार्टिकल एयर के पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो जाते हैं एट वेरी फास्ट रेट, बहुत ही फास्ट रेट से, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। एंड रीच आवर नॉस्ट्रिल, हमारी नाक तक वो पहुंचता है। दस एनेबल्स अस टू स्मेल द परफ्यूम फ्रॉम अ डिस्टेंस, इस तरीके से बहुत दूरी पे भी खड़े होने के बावजूद भी हम उस परफ्यूम को स्मेल करने में सक्षम हो पाते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। नंबर 4, वेरी इजी क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है ना, वाटर दिया हुआ है आपको, शुगर और ऑक्सीजन। तो बच्चों ध्यान से करो, वाटर क्या है आपका, लिक्विड है, सही है। सॉलिड, शुगर सॉलिड फॉर्म में होता है, आपने देखा है, और ऑक्सीजन गैस है, इतना तो सबको पता होगा, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। अब बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के फॉर्म में आपको इसको लिखना है, इस हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब बताइए सबसे अच्छा अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल किस में होता है, सॉलिड्स में। सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होते हैं, तो वो अच्छे तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड है, सही है ना। तो ध्यान से चेक करिए, शुगर इज अ सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ शुगर आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, शुगर के पार्टिकल्स को अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए पार्टिकल्स काफ़ी पास होंगे शुगर के, सॉलिड है ना, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, सही, ये सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे हाईएस्ट है, देखिए बड़ा सा एरो बना रहा हूँ, सबसे बड़ा है। ठीक, फिर अगर आप वाटर को लेंगे बच्चों, तो वाटर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो शुगर के कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि वाटर एक लिक्विड है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन शुगर। ठीक है, तो ये देखिए पार्टिकल्स थोड़े से दूर हो जाएंगे ना, ये देखिए वाटर का सैंपल है। ठीक, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, थोड़ा सा शुगर से क्या होगा, कम। तो एक छोटा एरो बना देता हूँ, ये देखो। ठीक, और गैसेस में क्या होता है, गैसेस के पार्टिकल तो बहुत दूर है। हाँ, तो ये देखिए गैस का सैंपल देखिए, ये देखिए, ये ठीक है, ये देखिए गैस के सैंपल में तो पार्टिकल्स बहुत दूर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत छोटा सा एरो बना रहा हूँ, बहुत कम है। तो एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ, सॉलिड में यानी कि शुगर में, फिर उससे कम वाटर में, फिर सबसे कम ऑक्सीजन में, गैस में, है ना। लेकिन आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपको लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो, कैसे लिखा जाता है, पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है, चेक करिए, सबसे कम किस में, ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, फिर ऐसा एक ग्रेट लेस देन का साइन लगाएंगे ना, ऑक्सीजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये देखिए लिख दे रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ water is less than force of attraction between the particles of what, sugar। सही है। अब आप बच्चों इसको पढ़ना आता है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही तो लिखा हुआ है, सबसे छोटा जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर उससे बड़ा जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर सबसे ज़्यादा जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये ऑर्डर हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग में क्या लिखते हैं लोग, सबसे छोटा फिर कम, फिर उससे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर से बड़ा। जैसे कि बच्चों अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना हो, ये देखिए 2, 7 और हमने बोला आपको 1 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखोगे, फिर उससे बड़ा नंबर लिखोगे, फिर सबसे बड़ा नंबर लिखोगे, यही तो लिखोगे ना। और इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 7, 1 2 से छोटा है, 2 7 से छोटा है। या फिर इसको क्या पढ़ सकते हैं, 7 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब 7 2 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा है। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ शुगर इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन। कोई डाउट है बताइए, यही तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमको बोलता है तो उसको हम पलट के लिख देते हैं। कोई डाउट है बताइए, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। ओके, मैं आपको डिक्रीजिंग भी लिख के दिखा दूं, मान लो एग्जाम में डिक्रीजिंग आ जाए, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे हो जाएगा, डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा शुगर, फिर क्या आ जाएगा आपका वाटर, फिर क्या आ जाएगा आपका ऑक्सीजन। ये ऐसे लिखेंगे, चेक कर लीजिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे बड़ा शुगर इज ग्रेटर देन वाटर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।